गुड मॉर्निंग बच्चों। एसएस में हमारा इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो है विकास डेवलपमेंट। और इस बार पार्ट से संबंधित छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो मैंने ऑडियो के माध्यम से आप लोगों के पास भेजी थी, लेकिन काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर हमारे पास बुक्स नहीं है, इस वजह से हम उनको समझ नहीं पा रहे। तो फीडबैक के आधार पर अब मैं दोबारा से आपके पास वीडियो के माध्यम से लेसन दोबारा से करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं विकास डेवलपमेंट पार्ट है। इस पार्ट से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें हमें आपके सामने दोनों ही बातें ऑडियो के माध्यम से भी और आपके सामने ये लिखे हुए भी हैं, यानी कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले विकास किसे कहेंगे? तो मनुष्य की आवश्यक आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया विकास कहलाती है। यानी कि विकास से हमारा अभिप्राय ऐसा है कि मानव जीवन जो स्तर है वो ऊंचा हो, मानव की अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो अच्छे से पूरी हो। और उसके लिए हम सबको पता है, हम कई बार एक बात कहते हैं कि जी अमीर और गरीब। तो अमीरों के पास क्या है? अमीरों के पास संसाधन है, वो अपने जीवन की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही एक देश के अगर बारे में हम बात करते हैं तो देश क्या है? अमेरिका, इंग्लैंड, जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि जी वो डेवलप्ड कंट्री हैं, इट मीन्स कि उनके लोगों के पास संसाधन है और उन संसाधनों से वो क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसको हम विकास कहेंगे। यानी कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि विकास कहलाती है। अब मानव विकास सामाजिक विकास का ये एक मूल तत्व है। ये लोगों पर केंद्रित रहता है। इसका संबंध उसकी भलाई, आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं, आकांक्षाओं से होता है। ये मानव विकास है। यानी कि मानव अपने जीवन स्तर को बढ़ाए, उसके जीवन में सृजनात्मकता रहे, ये मानव विकास है। मानव विकास के तत्व कौन कौन से माने जाएंगे? ऐसी क्या क्या चीज़ें हों जिससे हम कह सकते हैं कि जी ये मानव विकास है? तो मानव विकास के लिए स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति जिसको हम कहेंगे, और रोजगार के अवसर, जीवन यापन के अच्छे स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच होना, व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना, ये मानव विकास के तत्व हैं। आर्थिक विकास क्या होगा? आर्थिक विकास मानव विकास का प्रमुख तत्व है। आर्थिक विकास को मापने का साधन क्या है? प्रति व्यक्ति आय। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में वृद्धि करके प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सकता है। अब ये भी वर्ड आएगा, जीएनपी क्या होती है? जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। यानी कि हम इसको राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। और राष्ट्रीय आय को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। राष्ट्रीय आय का मतलब बेटा ये है कि एक देश एक वर्ष में कितनी आय कमाता है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन करता है, उसके कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहेंगे। देखिए हमारे देश में कुछ लोग सुई बनाते हैं, कुछ एरोप्लेन बनाते हैं, कुछ बाइक्स बनाते हैं, कुछ अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, किसान अनाज पैदा करते हैं। साल भर में कितने मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं पैदा की गई हैं, इसका कुल जोड़ जीएनपी कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अगर राष्ट्रीय आय को हम जनसंख्या से भाग देते हैं तो ये प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो आर्थिक विकास का अनुमान हम प्रति व्यक्ति आय से लगा सकते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ये भी एक नंबर में आ सकता है, छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताइए। तो हम क्या बताएंगे? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कहता है मानव विकास सूचकांक? ये एक बेटा एक तरह से हम कहेंगे ग्रेडिंग है। संसार में जितने भी देश हैं उनको ग्रेडिंग दिया जाता है। किस आधार पर? कि किस देश में लोग कितना ज़्यादा जीते हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, और साथ साथ में वहाँ बच्चों का नामांकन कैसा है, इस आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है। तो पहले ग्रेड पे कौन सा देश है, दूसरे पे कौन सा है, भारत 131वें पे है, ऐसे ये ग्रेडिंग दी जाती है।
तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2006 में इसको अपनाया। किसको? HDI को। HDI की फुल फॉर्म आ गई एक नंबर में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास का पूर्ण मूल्यांकन करना असंभव है। फिर भी देखिए, मानव विकास को केवल ये कहना कि जी ये 3 चीज़ें हुई तो मानव विकास हो गया, ऐसा तो संभव नहीं है। यानी कि मानव विकास को मापना संभव नहीं है। फिर भी इसके 4 मापदंड HDI में लिए जाते हैं। एक तो दीर्घायु, कि उस देश के व्यक्ति कितना लंबा जीते हैं। फिर ज्ञान यानी कि शिक्षा। व्यक्तिगत आय का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, कि साल भर में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितना पैसा कमाते हैं। और स्कूलों में बच्चों का नामांकन। ये 4 चीज़ें HDI में शामिल होती है और HDI के आधार पर किसी देश की ग्रेडिंग तय होती है कि वो देश अमीर है या गरीब है। अब आती है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में क्या कहा हमने? प्रति व्यक्ति आय, अभी जैसा मैंने बताया, एक वर्ष में एक राष्ट्र की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त होने वाली आय क्या कहलाती है? प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय आप देखेंगे बेटा, ये इसका फॉर्मूला है, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है कि प्रति व्यक्ति आय का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल कुल राष्ट्रीय आय बटे उस देश की कुल जनसंख्या। ये क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला है। अभी मैंने बताया था कि आपको कुल राष्ट्रीय आय क्या है? साल भर में देश के सभी नागरिक कुल कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उसके बाजार मूल्य को क्या कहेंगे? GNP। GNP का मतलब ये हो गया यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय को अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रति व्यक्ति आय। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर ये समझना पड़ेगा। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों को अनुपात क्या कहलाएगा? शिशु मृत्यु दर। यानी कि अगर देश में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और उन 1000 बच्चों में से साल भर के अंदर अंदर मान लिए 10-15 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं किसी भी कारण से, बीमारी की वजह से, तो इसे क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर। किसी देश, विकसित देशों में बेटा ये कम होता है, और जो गरीब देश होते हैं, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, ये फैसिलिटी नहीं होती, अनपढ़ता होती है, इस वजह से बच्चों की मृत्यु ज़्यादा होती है। साक्षरता दर हमने ये 9वीं में भी पढ़ा था। साक्षरता दर क्या हुई? 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाएगी। यानी कि 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग जितने पढ़े लिखे हैं उसको हम साक्षरता दर कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे थे? 74.04%। और बेटा अभी जो जनगणना होनी थी, कोरोना की वजह से ये डिले हो रही है। अभी 2021 की जनगणना स्टार्ट होनी थी अप्रैल में, वो थोड़ा डिले है, और उसमें हमारा साक्षरता दर आई थिंक 85 से अबव जाएगा। यानी कि हमारे देश में 85% पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे। निवल उपस्थिति अनुपात ये क्या है? ये है आपका 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। यानी कि स्कूल में कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित होते हैं। अब बेटा ये है बड़ा फेवरेट चीज़ है, धारणीयता। धारणीयता क्या कहते हैं? हम कई बार कहते हैं धारणीय विकास का अर्थ क्या है? तो धारणीय विकास का अर्थ सीधा सीधा आपका क्या हो गया? धारणीय विकास का सीधा सीधा मीनिंग आपका ये हो गया कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास धारणीय विकास कहलाता है। इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचा जाता है। किसके बारे में सोचा जाता है बेटा? पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो धारणीय विकास की जो परिभाषा है बड़ी इजी है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। यानी कि भावी जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की कमी ना हो, और जितने हमारे पास संसाधन हैं
उन सभी संसाधनों का हम ध्यानपूर्वक उपयोग करते हो तो उसे क्या कहेंगे, धारणीय विकास। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जल है, अगर जल का हम आज सावधानीपूर्वक उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए धारणीय विकास का पहलू है, क्योंकि अगर जल को हम बर्बाद करते रहे तो आने वाली पीढ़ियाँ जल के लिए तरसेंगी, वो उनके जल उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ पे विकास करना है, लेकिन कौन सा विकास चाहिए हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि धारणीय विकास चाहिए। अगला जो अपनी बात आती है वो आती है ऊर्जा के गैर नवीनीकरण संसाधनों का संकट। विश्व में अब से 50 वर्षों के बाद ऊर्जा के गैर नवीनीकरण संसाधनों के लुप्त हो जाने के कारण एक महान संकट खड़ा हो जाएगा। अब बात यहाँ पे देखिए धारणीय विकास से जुड़ी हुई बात है कि ऊर्जा के हमारे पास, तो यहाँ पे ऊर्जा के दो प्रकार के संसाधन हो गए, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत संसाधन में तो हम बेटा जिनका हम 50 सालों से, हजारों सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं वो है। गैर परंपरागत वो हैं जिनका आज हमने एक नए प्रकार से आविष्कार किया है, जैसे सौर ऊर्जा, हाल फिलहाल में इनका उपयोग ज़्यादा बढ़ा है। और परंपरागत में कौन सा था, लकड़ी है, कोयला है ना, तेल है, ये परंपरागत। ऐसे उसका एक प्रकार है कि गैर नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। तो नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा से पुनः पूरित हो सकते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। और ये नवीनीकरण संसाधन ऐसे होते हैं कि ये वायुमंडल यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते और सस्ते भी होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, ये हमारे नवीनीकरण संसाधन है। अनवीनीकरण संसाधन यानी कि गैर नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं और अपने आप पुनः पूरित नहीं होते हैं, जैसे कोयला है ना, पेट्रोल है, ये हमारे गैर नवीनीकरण संसाधन हैं। इसके साथ अपना यहाँ पे सारांश हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आपने जो करने हैं अभ्यास के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाता हूँ, हमेशा लर्निंग बेसिस है, तो ये अपने फ़िलहाल केवल इनको देख लेना है, राइटिंग में नहीं लेना है। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, इस मापदंड की अगर कोई सीमा है तो वो क्या है। तो बेटा मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक का अपना 1945 में बना, संसार भर के बाकी देशों को में मौद्रिक यानी कि धन से संबंधित व्यवस्था करता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक संसार भर के देशों की ग्रेडिंग भी तय करता है कि कौन सा देश डेवलप है, कौन सा डेवलप नहीं है। तो यहाँ पे हमने जितने भी देश संसार के देश हैं लगभग 206 के आसपास, उनको 3 कैटेगरी बनाई हुई है। एक है विकसित देश जो डेवलप्ड हैं, एक है अंडर डेवलपमेंट यानी कि विकासशील, और एक है बेटा आपके अल्प विकसित देश। तो यहाँ पे तीनों देशों के लिए वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, 2017 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $12,056 अगर है तो वो विकसित देश माना जाएगा। अगर किसी देश की जो वार्षिक आय है वो $995 प्रति वर्ष है तो वो अल्प विकसित देश माना जाएगा। और इसकी सीमाएं क्या होगी, ये जो है इसकी सीमा है, आय के वितरण के बारे में ये जानकारी नहीं देता। देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि ठीक है, ओवरऑल एवरेज रूप से अगर हम ये कहें कि किसी देश की जो वार्षिक आय है वो हो सकती है $12,056 प्रति वर्ष, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि क्या ये आय का वितरण समान है। जैसे आप अपने गांव का एग्जांपल ले लें या अपने देश का एग्जांपल ले लें। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो प्रति मिनट लाखों रुपए कमाते हैं, और हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो पूरे दिन में 400-500 रुपये नहीं कमा पाते। तो यहाँ पे आय का वितरण असमान है। तो असमान होने की वजह से किसी देश के बारे में ये जानकारी नहीं लगती कि वो कितना विकसित है। यह मापदंड शांति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, दीर्घायु ऐसे तत्वों की अपेक्षा करता है। यानी कि इस जो वर्ल्ड बैंक ने जो मापदंड दिया है इसमें केवल प्रति व्यक्ति आय को ही महत्व दिया है,
बाकी जो जीवन से जुड़े हुए विषय हैं, शांति है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, शिक्षा है, इनको कोई महत्व नहीं देता। तो वर्ल्ड बैंक का जो मापदंड है उसकी ये 2 सीमाएं हैं, ये आपने नोटबुक में नोट डाउन करनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में वर्ल्ड बैंक के मापदंड से अलग है। देखिए, वर्ल्ड बैंक का तो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा है, किया है कि वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जानकारी देता है, जबकि यूएनडीपी विकास को मापने में 4 तत्वों को लेता है। ये आपने याद रखना है। वो कौन कौन से 4 तत्व हैं? लोगों का शैक्षणिक स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति, उनकी प्रति व्यक्ति औसत आय और स्कूलों में बच्चों का नामांकन। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या ले रहा था? केवल प्रति व्यक्ति आय ले रहा था। तो इस प्रश्न को आपने नोट डाउन करना है। याद है, इजी हो गया होगा कि विकास को मापने का यूएनडीपी का मापदंड। यूएनडीपी क्या है बताया गया है ऊपर ही आपको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये वर्ल्ड बैंक से अलग है। वर्ल्ड बैंक तो केवल प्रति व्यक्ति आय को लेता है, जबकि यूएनडीपी प्रति व्यक्ति आय के साथ 3 और तत्वों को लेता है। कौन सा? शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और स्कूलों में बच्चों का नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी प्रयोग करने की कोई सीमाएं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो औसत का मतलब तो बेटा हमारे लिए औसत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने मैथ में पढ़ा है। जब भी हम एवरेज की गणना करते हैं तो एक बड़े आंकड़ों को समझना आसान हो जाता है, उनकी छोटे रूप में हमारे सामने विशेषताएं आ जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं विकास के मामले में। तो क्या है, एक देश के लोगों की आर्थिक स्थिति की दूसरे देशों के लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ सही तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? औसत का। जैसे आज की डेट में अगर हम रुपए में अगर बात करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,80,000 रुपये है, और इस आय की पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ और अमेरिका के साथ तुलना करें तो ये हमारी भारत की अमेरिका और चीन से बहुत नीचे है। तो हम भारत को विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं, जबकि अमेरिका और चाइना को विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं। औसत आय की सीमाएं ऊपर भी आया हुआ है कि औसत ठीक है आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, एक विशेषता बताता है, लेकिन औसत सही मूल्यांकन नहीं दर्शाता। यह आय के वितरण के संबंध में सही तस्वीर पेश नहीं करता। यानी कि देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपकी क्लास में सपोज कीजिए 10 बच्चे हैं, एक बच्चा 5 रसगुल्ले खाता है, एक बच्चा 10 रसगुल्ले खाता है, एक बच्चा 2 रसगुल्ले खाता है, एक बच्चा 6 रसगुल्ले खाता है और एक बच्चा 50 रसगुल्ले खाता है। तो इन 5 बच्चों का अगर आप जोड़ करेंगे, औसत निकालेंगे, तो सारे के सारे जो औसत है वो लगभग आपका 15 आएगा। तो अब क्या आप मानते हैं कि सभी बच्चों ने 15-15 रसगुल्ले खाए हैं? नहीं, 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 ही रसगुल्ले खाए हैं, 5 ही रसगुल्ले खाए हैं। लेकिन अंतिम जो बच्चा था उसने 50 रसगुल्ले खाए हैं। यानी कि औसत के जो रिजल्ट हैं वो सही मायने में सही नहीं होते। यानी कि ये एक तरह से वितरण के बारे में जानकारी नहीं लेते। बहुत से लोग हमारे देश में अमीर हैं, उन अमीर लोगों की आय की वजह से औसत आय हमारी ऊंची है। वास्तव में हमारे गांव में ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो प्रति व्यक्ति 1,80,000 के आसपास आय कमा पाता है। औसत आय अभौतिक वस्तु और सेवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। अब यहाँ पे एक तालिका दी गई है, इस तालिका के आधार पर हमने प्रश्न बताने हैं और उदाहरण देके हमने ये करना है। इसको हम वीडियो को पॉज करके भी आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए आज बस ये 7th क्वेश्चन करवा के फिर हम नेक्स्ट डे लेंगे। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है।
इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। देखिए बेटा, ये बात वहीं आ रही है कि प्रति व्यक्ति आय की किसी राज्य या देश का विकास को दर्शाने का सही मापदंड नहीं है। प्रति व्यक्ति आय की एक समस्या है कि प्रति व्यक्ति आय वास्तव में ऊंची होने के बावजूद भी आय की असमानता की वजह से बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे रह सकते हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे तो क्या कर सकते हैं, क्या होगा? क्या किसी परिवार, गांव, जिले या राष्ट्र के जीवन स्तर के बारे में सही जानकारी आएगी? नहीं आएगी। देखिए, केरल की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से नीचे है, फिर भी केरल HDI के मामले में यानी कि ह्यूमन इंडेक्स के मामले में ऊपर है हरियाणा से। क्यों ऊपर है? इसलिए ऊपर है कि केरल में शिशु मृत्यु दर, आपकी जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर हरियाणा से ऊपर है, इस वजह से वहाँ। तो यहाँ पे इसने प्रश्न में लिखा है आपका कि यह बिल्कुल सही है कि प्रति व्यक्ति आय मानव विकास क्रमांक को मापने का एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में हम शिशु मृत्यु दर 1, जीवन प्रत्याशा 2, साक्षरता दर इत्यादि अन्य पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए, हरियाणा की आय इसने 2016-17 के आंकड़ों पर कितनी बता रखी बेटा? हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति 1,80,174 रुपये कमाता है, जबकि केरल में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,63,475 रुपये है। कब के अनुसार? 2016-17 के अनुसार। यानी कि केरल की आय कम है, लेकिन केरल में बाकी चीज़ें देखें आप, क्या देखेंगे? हरियाणा में 1,000 बच्चों के ऊपर कितने बच्चे मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं? 30, जबकि केरल में 10। यानी कि केरल में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, इस वजह से वहाँ जीवित बच्चे जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। साक्षरता दर, हरियाणा में 82% लोग पढ़े लिखे हैं, तो केरल में कितने ज़्यादा हैं? 94। यहाँ पे 100 बच्चों के ऊपर जो एडमिशन है, उपस्थिति दर है, वो हरियाणा में 61% है, जबकि केरल में 83% है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हरियाणा की अपेक्षा केरल में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है। उपयुक्त तालिका में हरियाणा की शिशु दर केरल से लगभग 3 गुना अधिक है, जो कि एक नकारात्मक पहलू है। केरल की साक्षरता दर निवल उपस्थिति अनुपात हरियाणा से अधिक है, इसलिए केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब के मानव विकास क्रम से भी ऊंचा है। तो यहाँ पे ये आपका एक तरह से प्रश्न हो गया।